जय हिंद। देश और दुनिया भर में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। आज डिफेंस डायनेमिक्स में हम बात करेंगे कि कैसे भारत भैरव बटालियंस के जरिए अपनी सशस्त्र सेनाओं का पुनर्गठन कर रहा है। रैमजेट शेल्स क्या है और किस प्रकार भारतीय सेना दुनिया की पहली आर्म फोर्सेस बनने जा रही है जो रैमजेट पार्ट आर्टिलरी शेल्स का ऑपरेशनल इस्तेमाल करेगी। और साथ ही देखेंगे सूर्य अस्त्र के साथ कैसे भारतीय सेना की रॉकेट पंच को 300 किलोमीटर तक की इमरजेंसी बूस्ट मिली है। और अंत में होगा माईटेक यानी मेरे विचार, जिसमें हम बताएंगे कि यूरोप और इजराइल आज भारत की ओर इंडस्ट्रियल डेप्थ के लिए क्यों देख रहे हैं और इसके पीछे असली रणनीति क्या है। लेकिन उससे पहले एक नजर प्रमुख ग्लोबल डिफेंस हेडलाइंस पर। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी को गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज समुद्र प्रताप को कमीशन किया। ये जहाज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है और इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े का सबसे बड़ा जहाज भी है। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत इंडियन कोस्ट गार्ड चेन्नई में 6 मित्र देशों के 24 इंटरनेशनल ट्रेनीज को सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस कोर्स के लिए होस्ट कर रहा है। ये कोर्स 5 जनवरी से शुरू हुआ है और 10 जनवरी 2026 को समाप्त होगा। लिथुएनिया ने साब के साथ 320 मिलियन यूरो का समझौता किया है। इसके तहत बोलाइट सरफेस टू एयर मिसाइल्स खरीदे जाएंगी। ये मिसाइल्स देश के RBS-70 शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स में तैनात की जाएंगी। जर्मनी की सेना बुंदेश्वर ने प्यूमा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के लिए 30 मिलीमीटर एम्यूनिशन की अतिरिक्त खरीद का राइन मेटल को ऑर्डर दिया है। ये सौदा कई 100 मिलियन यूरोस का है और दिसंबर 2022 में किए गए फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट का विस्तार है। फिनलैंड के बॉर्डर गार्ड ने यूरोपियन यूनियन वाइड टेंडर के तहत यूके के ग्रिफिन मरीन से 3 होवरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। इसके लिए ग्रिफिन STD 2000 TD मॉडल चुना गया है। इस सौदे की कुल कीमत डिस्क्लोज नहीं की गई है। ऐसे समय में जब भारत भविष्य के युद्धों की तैयारी के लिए अपनी सशस्त्र सेनाओं को रिफॉर्म कर रहा है, भारतीय सेना चुपचाप एक नई तरह की फाइटिंग फॉर्मेशन भैरव खड़ी कर रही है। संस्कृत में भैरव का अर्थ होता है भय उत्पन्न करने वाला उग्र रूप। भगवान शिव के इस स्वरूप को बुराई, भ्रम और अहंकार के विनाश और भय से रक्षा करने वाले के रूप में देखा जाता है। तो सवाल यह है कि भारतीय सेना के ये भैरव आखिर क्या है। भैरव बटालियंस क्या है? ये ना तो पारंपरिक इन्फेंट्री यूनिट्स हैं और ना ही ये क्लासिक स्पेशल फोर्सेस हैं। ये उस बैटलफील्ड के लिए बनाए गए हैं जहां ड्रोन्स, स्पीड, इंफॉर्मेशन डोमिनेंस और रैपिड एस्केलेशन कंट्रोल नंबर से ज्यादा मायने रखते हैं। इन्हें कहा जाता है भैरव बटालियंस। भारत की सबसे संवेदनशील सीमाओं पर मॉडर्न हाइब्रिड वॉरफेयर लड़ने के लिए तैयार की गई है ये नई फोर्स। भैरव बटालियंस भारतीय सेना की न्यूली रेज्ड मॉडर्नाइज्ड कॉम्बैट यूनिट्स हैं जिन्हें लैंड फोर्सेस के व्यापक रीस्ट्रक्चरिंग के तहत कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया है। इन बटालियंस की सोच साफ है। भविष्य के युद्ध तेज होंगे, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होंगे और फ्रेगमेंटेड बैटल स्पेसेस में लड़े जाएंगे, ना कि साफ सुथरी फ्रंट लाइंस पर। पारंपरिक इन्फेंट्री बटालियंस के मुकाबले भैरव यूनिट्स ज्यादा लीन, एजाइल और डिजिटली इंटीग्रेटेड हैं। ये छोटे कॉम्बैट टीम्स में ऑपरेट करने के लिए ट्रेन किए गए हैं, जहां सोल्जर्स इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इनकी ताकत है रियल टाइम इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, सेंसर्स और नेटवर्क कमांड सिस्टम्स। यहां जोर है मोबिलिटी, प्रिसीजन और अडेप्टेबिलिटी पर, स्टैटिक डिफेंस पर नहीं। खास बात यह है
कि भैरव बटालियंस को टरेन स्पेसिफिक बनाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर सदर्न कमांड के तहत बनाई गई भैरव बटालियन को डेजर्ट वॉरफेयर के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, जहां लोकल मैन पावर और टरेन फेमिलियरिटी का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह टरेन बेस्ड अडेप्टेशंस माउंटेन्स और हाई एल्टीट्यूड सेक्टर्स में भी देखने को मिलेंगे। भैरव बटालियन क्या है? भारतीय सेना के पास पहले से एक बड़ा इन्फेंट्री कंपोनेंट है, जिसमें पैराशूट रेजिमेंट जैसी स्पेशलाइज्ड यूनिट्स और स्पेशल फोर्सेस बटालियन शामिल हैं, जिन्हें पहले कमांडोज कहा जाता था। तो फिर सवाल उठता है कि भैरव की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब छुपा है हमारे पड़ोसी एडवर्सरीज के साथ बदलते युद्ध के डायनेमिक्स में। तो इनकी क्या आवश्यकता है? भैरव बटालियंस की जरूरत पैदा हुई है चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर की वजह से। आज भारत ऐसे एडवर्सरीज का सामना कर रहा है जो फुल स्केल वॉर से नीचे ऑपरेट करते हैं, जैसे पेट्रोल क्लैशेस, लिमिटेड इनकर्जन्स, रैपिड फोर्स बिल्डअप्स और ग्रे जोन टैक्टिक्स के जरिए। पारंपरिक इन्फेंट्री फॉर्मेशंस लंबे और लीनियर बैटल्स के लिए डिजाइन की गई थी, ऐसे सिनेरियो में धीमी और मैन पावर हैवी साबित होंगी। वहीं दूसरी ओर स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स संख्या में कम और स्ट्रेटेजिक नेचर की होती हैं। इनका रोल है डीप स्ट्राइक्स, कोवर्ट ऑपरेशंस और स्ट्रेटेजिक मिशंस, ना कि रोजाना का बॉर्डर डोमिनेंस। भैरव बटालियंस इसी गैप को भरती हैं। ये कमांडर्स को ऐसी फोर्स देती हैं जो तेजी से रिएक्ट कर सके, प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर सके और टेक्टिकली इंपॉर्टेंट ग्राउंड को होल्ड भी कर सकें, और वो भी बिना लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन के। इससे डेटरेंस मजबूत होती है, क्योंकि भारत किसी भी लोकल प्रोवोकेशन का स्विफ्ट और प्रोपोर्शनेट जवाब दे सकता है। सीधे शब्दों में भैरव बटालियंस सेना को एस्केलेशन लेडर पर ज्यादा ऑप्शंस देती हैं, वो भी रूटीन पेट्रोल्स और फुल कन्वेंशनल डिप्लॉयमेंट के बीच। भारत को अब भैरव की जरूरत क्यों है? एक बात बिल्कुल साफ है, भैरव बटालियन स्पेशल फोर्सेस नहीं है और ना ही उन्हें रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। तो फिर सवाल, स्पेशल फोर्सेस से ये अलग कैसे है? भैरव बटालियन स्पेशल फोर्सेस से कैसे भिन्न है? दरअसल स्पेशल फोर्सेस यूनिट एलीट और हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर्मेशन होती हैं, जो कोवर्ट, हाई रिस्क और स्ट्रेटेजिक मिशंस के लिए बनाई जाती हैं, जैसे डीप पेनिट्रेशन रेड्स, सैबोटाज और क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस। उनकी ताकत है सीक्रेसी, सरप्राइज और लिमिटेड लेकिन डिसाइसिव यूज। भैरव बटालियंस इसके उलट हैं। इन्हें ओपन, सस्टेन और विजिबल ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है, और वो भी कंटेस्टेड एरियाज में। इनका मकसद है ग्राउंड डोमिनेंस, एडवर्सरी डेटरेंस और इमर्जिंग थ्रेट्स पर रैपिड रिस्पॉन्स। हाँ, ये कुछ कैपेबिलिटीज बोरो करती हैं, जैसे ड्रोन इंटीग्रेशन, एडवांस सर्वेलेंस और फ्लेक्सिबल टैक्टिक्स, लेकिन इनका रोल पूरी तरह टेक्टिकल से ऑपरेशनल लेवल तक सीमित रहता है। सीधे शब्दों में स्पेशल फोर्सेस स्ट्राइक डीप करती हैं और गायब हो जाती हैं, वहीं भैरव बटालियंस फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट करती हैं और वहां जमीन पकड़ती हैं। भैरव बनाम स्पेशल फोर्सेस, यही फर्क सेना को यह मौका देता है कि स्पेशल फोर्सेस को क्रिटिकल मिशंस के लिए रिजर्व में रखा जाए और भैरव यूनिट्स फ्रंट लाइन मॉडर्न वॉरफेयर की बदलती जरूरतों को संभालें और बने इंडियन आर्मी की फर्स्ट लाइन ऑफ रिस्पॉन्स। आगे वाले युद्धों में भैरव बटालियंस को कैसे एम्प्लॉय किया जा सकता है? आने वाले समय में भैरव बटालियन से उम्मीद है कि वह फ्यूचर बॉर्डर कंटिजेंसीज में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होंगे। चाहे अचानक इंट्रूजन हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रैपिड बिल्डअप हो या लिमिटेड टेक्टिकल एंगेजमेंट, ये यूनिट सबसे पहले मूव करेंगी। इनका रोल होगा थ्रेटेंड सेक्टर में रैपिड रीइंफोर्समेंट, टेक्टिकल एडवांटेज के लिए लिमिटेड ऑफेंसिव एक्शंस, ड्रोन्स, लॉइटरिंग मिनिशंस और रियल टाइम इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस नेटवर्क्स के साथ ऑपरेशंस, फ्यूचर थिएटर कमांड्स में की ग्राउंड एलिमेंट्स के रूप में काम करना, स्पीड, टेक्नोलॉजी और टेरेन स्पेसिफिक एक्सपर्टीज को जोड़कर भैरव बटालियंस बैटलफील्ड पर स्पेस,
और टाइम दोनों को कंट्रोल करने में सक्षम होंगी। इनका मकसद है शॉक एब्जॉर्ब करना, एडवर्सरी पर कॉस्ट इंपोज करना और लोकल इंसिडेंट्स को वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में बदलने से रोकना। असल में ये भारतीय सैन्य सोच में एक बड़ा बदलाव दिखाती हैं, रिएक्टिव डिफेंस से परसिस्टेंट फॉरवर्ड ओरिएंटेड डिफेंस की ओर। भैरव भविष्य के युद्ध कैसे लड़ेंगे? भैरव बटालियंस शायद मिसाइल्स या फाइटर जेट्स जैसी हेडलाइंस ना बटोरें, लेकिन अगला युद्ध भारत कैसे लड़ेगा और कैसे रोकेगा, इनमें इनकी भूमिका निर्णायक हो सकती है। एजाइल, मॉडर्न और फॉरवर्ड डिप्लॉयड ये यूनिट्स उसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए बनी हैं, जिनका सामना भारत को सबसे ज्यादा करना पड़ सकता है। सैन्य आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के तहत भारत ग्लोबल आर्टिलरी डॉक्ट्रिन को बदलने की दहलीज पर खड़ा है। भारतीय सेना दुनिया की पहली आर्म फोर्सेस बनने जा रही है, जो अपनी 155 mm तोपों के लिए रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी शेल्स को ऑपरेशनली डिप्लॉय करेगी। बैटलफील्ड्स की जरूरतों और एकेडमिक इनोवेशन के मेल को देखते हुए आत्मनिर्भरता के तहत विकसित ये प्रोजेक्ट भारतीय सेना और IIT मद्रास को एक साथ लाता है। रैमजेट आर्टिलरी ब्रेक थ्रू क्या है? इस इनोवेशन का कोर है स्टैंडर्ड 155 मिलीमीटर के आर्टिलरी शेल्स, जिनमें रैमजेट प्रोपल्शन को इंटीग्रेट किया हुआ है। नतीजा रेंज में 30 से 50% की बढ़ोतरी, बिना डिस्ट्रक्टिव पावर या एक्यूरेसी से समझौता किए हुए। कन्वेंशनल शेल्स बैरल से निकलने के बाद धीरे धीरे एनर्जी खो देते हैं। रैमजेट पावर शेल्स अलग है। लॉन्च के बाद जैसे ही शेल की स्पीड मार्क 2 के आसपास पहुंचती है, रैमजेट एक्टिवेट हो जाता है। फॉरवर्ड मोशन से हवा कंप्रेस होती है, फ्यूल इग्नाइट होता है और सस्टेन्ड थ्रस्ट मिलता है। इससे शेल ज्यादा दूर, ज्यादा फ्लैट और ज्यादा तेजी से उड़ता है, और वो भी बिना मिसाइल बने। आधुनिक युद्ध में इसका क्या महत्व है? आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन लंबे समय से इंडियन आर्मी की प्रायोरिटी रही है। मिसाइल्स लंबी दूरी और प्रिसीजन देती हैं, लेकिन महंगे होते हैं। कन्वेंशनल शेल्स सस्ते और अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन रेंज उनकी काफी सीमित है। रैमजेट असिस्टेड आर्टिलरी इसी गैप को भरती है। इससे आर्टिलरी यूनिट्स दुश्मन के गहराई वाले टारगेट्स पर स्ट्राइक कर सकती हैं, उनके लॉजिस्टिक्स और कमांड नोड्स को ध्वस्त कर सकती हैं, सेफर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से फायर कर सकती हैं और मीडियम रेंज टारगेट्स के लिए मिसाइल पर निर्भरता घटा सकती हैं। मतलब ज्यादा फायर पावर, और वो भी बिना ज्यादा खर्च के। ये टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप की जा रही है? इस प्रोजेक्ट को IIT मद्रास आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मिलकर लीड कर रहा है, और डिजाइन फिलॉसफी है मॉड्यूलर, यानी नए एमिनिशन बनाने की बजाय रैमजेट मॉड्यूल को मौजूदा 155 मिलीमीटर शेल्स पर रेट्रोफिट किया जा सकता है। पोखरन फील्ड फायरिंग रेंजेस में ट्रायल्स हो चुके हैं, जिसमें स्टेबल रैमजेट इग्निशन, सस्टेन्ड प्रोपल्शन और एग्जिस्टिंग गन्स के साथ कंपैटिबिलिटी साबित हुई है। इससे इंडक्शन तेज होगा और लॉजिस्टिक बर्डन कम रहेगा। इस तकनीक से कौन कौन सी तोपों को फायदा होगा? इस ब्रेक थ्रू की सबसे बड़ी ताकत है प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक नेचर, यानी कि ये टेक्नोलॉजी परफेक्ट हो जाने के बाद इनका लगभग सभी 155 मिलीमीटर गन्स के शेल्स के साथ फायर किया जा सकेगा, जिसमें M777 अल्ट्रा लाइट होइट्जर शामिल है। भारत के तोपखाने की अगर बात करें तो इसमें लाइट गन्स 105 मिलीमीटर तक, मीडियम गन्स 106 से 155 मिलीमीटर तक और हैवी आर्टिलरी 155 mm से अधिक।
ये रैमजेट शेल्स मीडियम कैटेगरी में रहते हुए हैवी आर्टिलरी सिस्टम्स जैसा परफॉर्मेंस देते हैं और वो भी बिना मोबिलिटी खोए। तो इनका भारत के फ्यूचर फायर पावर पर क्या असर पड़ेगा? ऑपरेशनली ये शेल्स भारत की क्षमता बढ़ाएंगे, जैसे डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स और फोर्टिफाइड पोजीशंस को न्यूट्रलाइज करने में, ग्राउंड मनूवर से पहले बैटलफील्ड शेप करने में तथा कन्वेंशनल एस्केलेशन कंट्रोल बनाए रखने में। स्ट्रेटेजिकली ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि भारत का मिलिट्री एकेडमी इकोसिस्टम काम कर रहा है। आर्मी सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीद नहीं रही, वह उसे को क्रिएट भी कर रही है। आर्टिलरी भारत की अगली बड़ी ताकत है। मिसाइल हेडलाइंस जरूर बना सकती हैं, लेकिन युद्ध आज भी आर्टिलरी ही तय करती है। रैमजेट पावर शेल्स के साथ भारत आर्टिलरी को नए दौर में ले जा रहा है, ज्यादा रेंज, ज्यादा पावर और अफोर्डेबिलिटी के साथ। भारत की डीप स्ट्राइक आर्टिलरी कैपेबिलिटी को बड़ा बूस्ट देते हुए भारतीय सेना ने 293 करोड़ रुपए का इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। यह डील इजराइल के सहयोग से इंडियन प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर NIBE लिमिटेड के साथ है। यह सिस्टम एडवांस्ड लॉन्ग रेंज यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर है जो 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक की प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर सकता है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में क्या साइन किया गया है और वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है? दरअसल इमरजेंसी पावर्स के तहत साइन हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट। मेड इन इंडिया मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, एमिनेशन और इक्विपमेंट को कवर करता है। 292.69 करोड़ रुपए की ये डील इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट सीलिंग के ठीक नीचे है, जिससे फास्ट ट्रैक इंडक्शन संभव हो पाई। मिलिए सूर्यास्त्र से। सूर्यास्त्र भारत का पहला इंडिजिनस यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर है। एक लॉन्चर जो 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक के रॉकेट दाग सकता है, मल्टीपल टारगेट्स ध्वस्त कर सकता है और सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी मात्र 5 मीटर के साथ ही 100 किलोमीटर तक लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी फायर कर सकता है। भारत और इजराइल के बीच का ये कोलैबोरेशन जुलाई 2025 में NIBE और एल्बिट सिस्टम्स के बीच टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन एग्रीमेंट के तहत हुआ। 300 किलोमीटर प्रिसीजन रॉकेट लॉन्चर का पहला डोमेस्टिक प्रोडक्शन अब भारत में होगा। इस इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इमरजेंसी पावर्स को जनवरी 15, 2026 तक एक्सटेंड किया था। 300 करोड़ तक अर्जेंट खरीद को सहूलियत देने के लिए, 6 महीने में डिलीवरीज प्राप्त करने के लिए और 1 साल में इंडक्शन पूरा करने के लिए। तो ये भारत के इंडिजिनस रॉकेट प्रोडक्शन रोड मैप में कैसे फिट होता है? दरअसल सूर्यास्त्र पिनाका को कॉम्प्लीमेंट करता है, ना कि उसको रिप्लेस। DRDO के पिनाका के वेरिएंट्स 120 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक 3 से 5 साल में सेना में उपलब्ध होंगे। तब तक इस गैप को कवर करेगा सूर्यास्त्र और बाद में आर्टिलरी के पास होगा एक लेयर्ड स्ट्राइक आर्किटेक्चर पूरी तरह से तैयार। ये भारत की मारक क्षमता को कैसे बदलेगा? सूर्यास्त्र के साथ संदेश साफ है, डीप स्ट्राइक अब सिर्फ मिसाइल्स या एयर पावर तक सीमित नहीं, फास्ट ट्रैक, मेड इन इंडिया, बैटलफील्ड रेडी, ये इंडक्शन भारत की आर्टिलरी पंच को नया आकार देती है। यूरोप और इजराइल भारत की ओर क्यों देख रहे हैं और भारत को आगे क्या करना होगा? जो हम देख रहे हैं वो अचानक बढ़ा भरोसा नहीं है, यह युद्ध की प्रकृति में आया स्ट्रक्चरल चेंज है। यूक्रेन और वेस्ट एशिया ने साबित कर दिया है कि प्रिसीजन वेपन्स और लिमिटेड स्टॉक्स काफी नहीं है।
आज के युद्ध इंडस्ट्रियल वॉर ऑफ एट्रिशन है। यूरोप के पास ये इंडस्ट्रियल डेप्थ नहीं है और वहीं इजराइल के पास स्केल और ज्योग्राफी की सीमा है, और यही भारत मायने रखता है। अब भारत सिर्फ मार्केट नहीं, स्ट्रेटेजिक प्रोडक्शन रियर एरिया है। 155 mm शेल्स हो या ड्रोन, संदेश साफ है, भारत स्ट्रेटेजिक डेप्थ देता है। अडानी एल्बिट के हर्मिस ड्रोन फैक्ट्री या हरियाणा में साप का काल गुस्ताव प्रोडक्शन, ये इन्वेस्टमेंट नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी है, और यही असली बदलाव है। अगर भारत को दूसरों के युद्ध को सस्टेन करने वाली फैक्ट्री बनना है तो उसे परमिशन की सोच से रिलायबिलिटी की सोच की ओर बढ़ना होगा। युद्धकालीन सप्लाई चेन्स को प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, केस बाय केस मंजूरी नहीं। प्री अप्रूव्ड एक्सपोर्ट कॉरिडोर्स अब अनिवार्य हैं। इससे संप्रभुता कम नहीं मजबूत होती है। इसे सही किया तो भारत एक इंडिस्पेंसेबल सिक्योरिटी सप्लायर बनेगा। असली परीक्षा नीति की रफ्तार है। इसी के साथ डिफेंस डायनेमिक्स के इस हफ्ते के एपिसोड में इतना ही। आप अपनी राय सोशल मीडिया पर #DD के साथ जरूर साझा करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए डिफेंस और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।